नमस्कार, स्वागत आप सभी का। प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं। मैं हूं पुनीत। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे और वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। तो बात पहली बड़ी खबर की करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को निरस्त करने को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी गई चिट्ठी के बाद कांग्रेस और ज्यादा हमलावर हो गई है। आंसू ना ढलकाइए, आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ। महाशिवरात्रि के मौके पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन आखिर क्यों रद्द करना पड़ा? जी हां, यही वो सवाल है जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। दरअसल सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन भी था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भोपाल इंदौर रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव को रद्द कर दिया गया। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर रुख है कांग्रेस का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों वाली टीम का गठन किया, जो सीहोर जाकर पता करेगी कि आयोजन में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए। कांग्रेस ये भी पता करेगी कि क्या रुद्राक्ष महोत्सव को निरस्त करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा पर किसी तरीके का दबाव था। ये कथा रोकने और महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष बांटने पे जिस तरह से रोक लगाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष नहीं बटेगा तो कब बटेगा? प्रदीप मिश्रा जी की कथा में लोगों की संख्या देखकर बीजेपी शासन प्रशासन घबरा गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पे उस कथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जनता डटी रही और इनको मजबूर होके कथा करने की परमिशन देना पड़ी जिला प्रशासन को। और इनके वरिष्ठ नेता जो कि बंगाल के प्रभारी थे, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, रुष्ट होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये रुद्राक्ष बांटने और कथा पे रोक कैसे लगाई। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बताएं नरोत्तम मिश्रा जी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सीहोर में कथा यथावत चल रही है। गृह मंत्री का कहना है कि सिर्फ रुद्राक्ष बांटने का जो कार्यक्रम था उसे टाला गया था ताकि भगदड़ न हो। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है? क्या नहीं की है? कोई तथ्यों की जानकारी ली है क्या? नहीं ली है। प्रशासन में कहीं बात की है क्या? सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने स्वयं ने महाराज जी से बात कर ली है। सुबह ही मैंने आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था। अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था
कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काय के लिए ट्वीट करना और काय के लिए आप अफवाह फैला रहे हो। ये माना जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बना पाने में नाकाम साबित हुए सीहोर जिला प्रशासन पर कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि सीहोर कलेक्टर और एसपी पर जल्द ही गाज गिरे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, भोपाल। तो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला जो है अब ये तूल पकड़ता ही जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी भी लिख दी है। इधर सीहोर प्रशासन पर इल्जाम लग रहा है, नाकामी के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं, कथावाचक पर दबाव आखिर किसने बनाया। तो ये सारी बातें, और मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मामला सीधे सीधे जुड़ा हुआ है धर्म से। चलिए बढ़ते हैं आगे। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट के साथ साथ वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा में जुटी है। और इस बीच पीएम के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुकारेस्ट पहुंचे और यूक्रेन बॉर्डर पर जाकर भारतीय छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों के अलावा सरकार वायुसेना को भी ऑपरेशन में जुटने के निर्देश दे चुकी है। वायुसेना अपने सबसे बड़े विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालेगी। इस बीच पीएम के निर्देश के बाद 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन से सटे देशों में पहुंच चुके हैं। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर सिंधिया ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की और जल्द उन्हें भारत पहुंचाने का भरोसा दिया। सिंधिया ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारतीय राजदूत से भी मुलाकात की और ऑपरेशन गंगा के प्लान पर चर्चा की। I'll be sending all of you back. Okay, sir. Thank you so much. उधर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लगातार फ्लाइट के जरिए भारत लाया जा रहा है और बाकायदा केंद्र सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पहुंचकर वतन लौटे स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और भारत पहुंचे स्टूडेंट्स का स्वागत किया। अभी रूस और यूक्रेन में जो स्थितियां निर्मित है, तो यूक्रेन में जो हमारे छात्र और बाकी अन्य लोग वहां पर हमारे देश के रुके हुए हैं, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। परसों हमारे इस संबंध में 4 हमारे मंत्रियों को भी पड़ोसी राष्ट्रों में यूक्रेन से लगे हुए वहां पर भेजा गया है, ताकि वहां से विद्यार्थियों को कूटनीतिक आधार पर देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में बात करके और वहां से विशेष प्लानों के माध्यम से वो प्लेन के माध्यम से हमारे देश में लाए जाए। लगातार विद्यार्थी आ रहे हैं। आज भी बुडापेस्ट से जो विमान आ रहा है उनको वेलकम करने के लिए हम लोग आए हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ाई जाकर 3-4 दिनों में हम सारे विद्यार्थियों को लेकर आएंगे। उधर मध्य प्रदेश सरकार भी हर स्तर पर यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके परिजनों को मदद दे रही है। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि छात्रों के परिजनों के घर जाकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और स्थिति वहां बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को इस बीच निकाला भी जा रहा है। हवाई क्षेत्र बंद है, लिहाजा दूसरे देशों से इन्हें निकाला जा रहा है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये जो सीमावर्ती देश हैं, यहां से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने बड़ी तादाद में छात्रों को यूक्रेन से निकाला है और इसमें वायुसेना के विमान जो है, इसमें विमान C-17 ग्लोब मास्टर, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां से ज्यादा संख्या में छात्रों को वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 1987 बैच के IPS अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना के DGP बनने का रास्ता
साफ हो चुका है। केंद्र सरकार ने उनके मध्य प्रदेश वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही उनके डीजीपी बनने के आदेश भी जारी हो जाएंगे। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना अभी केंद्रीय सचिव सुरक्षा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे, जिनकी सेवाएं प्रदेश को वापस की जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सेवाएं लौटाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था और इस पर आदेश जारी हुए हैं। अब नए डीजीपी के रूप में सक्सेना की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मैं समझता हूं कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। सक्सेना का नवंबर 2024 में रिटायरमेंट है और उन्हें डीजीपी के रूप में करीब 2.5 साल का समय मिलेगा। इससे साफ हो गया है कि उनके कार्यकाल में ही विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। वर्तमान डीजीपी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले नए डीजीपी के नाम का नाम फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इससे साबित होता है कि क्या हाल है शिवराज सरकार का। देखिए, कांग्रेस परेशान ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनुभवी, दीर्घ अनुभवी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अभी डीजी हैं, बाद में भी डीजी बनेंगे। और ये कौन डीजी बनेंगे, ये जिनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सबको बता भी देंगे। प्रक्रिया जो होगी उसको अपना भी लेंगे। कांग्रेस से नहीं पूछने वाले हैं, ना कांग्रेस की मर्जी से बनने वाले हैं, ना वो दिन मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल 4 मार्च को खत्म होने वाला है और 4 दिन पहले सुधीर कुमार सक्सेना की प्रदेश वापसी के आदेश से पिछले काफी समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि सरकार ने अभी यूपीएससी में नामों का पैनल नहीं भेजा है। हो सकता है कि प्रभारी डीजीपी के तौर पर सरकार फिलहाल किसी अधिकारी की नियुक्ति करे, जिसमें राजीव टंडन का नाम सबसे आगे है। यूपी चुनाव के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिलने की पूरी संभावना है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बात खबर के विश्लेषण की करते हैं। वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर कुमार सक्सेना और अभी केंद्र सचिव सुरक्षा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर वे बने हुए थे। अब उन्हें वापस मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। डीजीपी के रूप में करीब 2.5 साल का समय उन्हें मिलने वाला है और उनके कार्यकाल में ही विधानसभा का चुनाव भी 2023 का चुनाव और लोकसभा 2024 का चुनाव भी होने वाला है और उनके अनुभव का एमपी सरकार को एक बड़ा फायदा भी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की चर्चित झीरम घाटी कांड के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एनआईए की अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इसके बाद अब राज्य सरकार की जांच एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र हो चुकी है। लंबे समय से इस मामले की जांच को लेकर राज्य में राजनीति और बहस चल रही थी। झीरम हत्याकांड में जान गंवाने वाले उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में झीरम कांड पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए ने हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र इस दोनों को नहीं जोड़ा है। मांग थी कि राज्य सरकार के अधीन जो एजेंसी है वो इसकी जांच करे। दूसरी तरफ इस मामले की 2013 से जांच कर रहे एनआईए ने इस एफआईआर को चुनौती देते हुए जगदलपुर विशेष न्यायालय में अपील की थी, जिसे जगदलपुर विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एनआईए ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस खुश है। पार्टी का कहना है कि अब सच सामने आएगा। झीरम के पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र, उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए। इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे आएंगे। बीजेपी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जांच एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम करती है। झीरम का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक समय में झीरम घटना के बाद जिन पर उंगलियां उठी हैं वो प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी इस बात को कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब पर है, लेकिन 3 साल से वो सबूत बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, चाहे वो ईडी हो,
चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र दूसरा है, जहां फायदा होता है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जहां उनके खिलाफ में कोई आदेश आता है तो वो उस पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। 25 मई 2013 को दरभा के झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेसी नेताओं सहित 29 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एनआईए को इसकी जांच सौंपी है। 2015 में एनआईए ने मामले में चार्जशीट पेश की। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, लेकिन एसआईटी जांच को लेकर एनआईए और एसआईटी आमने सामने आ गए हैं। अब माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार की एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपको बताएं कि उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने झीरम कांड पर एफआईआर दर्ज कराई थी और राज्य सरकार के अधीन एजेंसी से जांच कराने की उन्होंने मांग भी की थी। एनआईए ने जितेंद्र की इसी एफआईआर को दरअसल चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने एनआईए की चुनौती को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस को सच सामने आने की उम्मीद जागी है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाए, इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने घोषित कर दिया कि 31 मई को इंदौर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है इस पर पूरा बवाल और क्यों उठ रहे हैं इस तारीख पर सवाल। इंदौर का स्थापना दिवस मनाने को लेकर काफी वक्त से विवाद चलता आ रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने 31 मई को इंदौर का जन्मदिन मनाने की घोषणा कर दी। दरअसल इसे लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठक हो चुकी है। बैठक में यह तय हुआ था कि कमेटी एक तारीख तय करे और प्रस्ताव सरकार को भेज दे। बैठक में 80% जनप्रतिनिधियों ने देवी अहिल्याबाई की जन्मतिथि यानी 31 मई को इंदौर का जन्मदिन मनाने की पैरवी की। इसके पीछे तर्क दिया गया कि देवी अहिल्याबाई इंदौर का गौरव नहीं है, लेकिन प्रशासन के इस फैसले से इंदौर के संस्थापक राजा राव मंडलोई के वंशज खुश नहीं हैं। इंदौर तो जिस दिन बढ़ा पूरा फला फूला वो इंदौर है। जो आप बात कर रहे हैं वो माता जी का बर्थडे है या उनका जन्म दिवस है, तो दोनों अलग विषय हैं। तो भी मनाना चाहे उनको कोई नहीं रोक सकता। हमने जो अपने तथ्य हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट से सही बताए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कुछ भी जाएं कुछ करें, पर हमारे तथ्य तो हमने सही करवाए हुए हैं और हम उनको मानते हैं। अब प्रशासन कुछ भी माने, पर हमारा निवेदन आप सब लोगों के माध्यम से ये है कि सही बात कम से कम जनता को मालूम होनी चाहिए। युवराज वरदराज मंडलोई और रानी माधवी मंडलोई ने कहा है कि 3 मार्च को ही इंदौर का जन्मदिन होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्च 1715 को राजा राव मंडलोई ने इंदौर की स्थापना की थी। इंदौर स्थापना दिवस की बात है। 3 मार्च का इंदौर स्थापना दिवस पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है और यह स्थापना दिवस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सही मान चुका है। जिस सनद के द्वारा इंदौर का जो स्थापना हुई है, इंदौर के व्यापारिक राजधानी बनी है, उसी तारीख को रबीउल अव्वल, वो तारीख जो फारसी सनद में लिखी गई थी, उसको हम सही मान के इंदौर स्थापना दिवस मनाते हैं। तथ्य की बात यह है कि देवी अहिल्याबाई जो है उनकी राजधानी कभी इंदौर थी नहीं, उनकी राजधानी महेश्वर थी। महेश्वर में आज भी है। इंदौर कितनी बारी आई है इतिहासकार ये नहीं बता पा रहे। हमारे पास तो तथ्य हमें पता है कितनी बारी आई है, जो इतिहासकार है वो तो पता है कितनी बारी आई है देवी अहिल्याबाई इंदौर। एक तरफ जहां ये दलील है कि इंदौर की पहचान देवी अहिल्या से है, लिहाजा उनके जन्मदिन के मौके पर गौरव दिवस के रूप में इंदौर का जन्मदिन भी मनाया जाए, लेकिन राजा राव मंडलोई के वंशज ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इंदौर का जन्मदिन मनाने की वकालत कर रहे हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो इंदौर का स्थापना दिवस मनाए जाने को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। 31 मई को अहिल्याबाई के जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाने का तय किया गया है, लेकिन 3 मार्च 1715 में राजा राव मंडलोई ने इंदौर की स्थापना की थी और ऐसा उनके परिवार के लोग ही बता रहे हैं। राजा राव मंडलोई के वंशजों ने इसकी दलील दी है। ऐसे में 3 मार्च को इंदौर का स्थापना दिवस मनाया जाए, ये भी वो कह रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।